विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सभी श्रोताओं को जयंत पात्रीकर और मनीषा जैन का नमस्कार। रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। चांदनी रात में अपने दिल की बात कहते हुए, बल्कि इसरार करते हुए कि उनके दिल की दास्तान कोई सुन ले। ये वो कलाकार हैं जो हम सबके दिलो दिमाग में आज तक छाए हुए हैं, और ये अमर कलाकार हैं मशहूर निर्माता, निर्देशक, अभिनेता सदाबहार देवानंद जी। जी, और मनीषा जी, एक और विशेषण लगाना आप भूल गई हैं। उन्हें चॉकलेट हीरो के रूप में जाना जाता था। बेहद खूबसूरत शख्सियत के देव साहब अपने एक स्टाइल की वजह से जाने जाते थे, और वो स्टाइल उसके बाद न हुई न होगी। जी बिल्कुल, चाहे उनकी अदा कपड़ों के बारे में हो, हाँ, या बातों की, हाँ, यानी उनका डायलॉग डिलीवरी का जो स्टाइल था, हाँ, वो बड़ा ही निराला था। बिल्कुल। देव साहब के बारे में जब हमारे श्रोता सुनते हैं तो आप ही नहीं, हम सब के जहन में वो तस्वीरें ताजा होने लगती हैं, बहुत से गीत ताजा होने लगते हैं, और जैसा कि अभी जयंत जी ने कहा कि उनकी एक्टिंग हमारे सामने ताजा होने लगती है। उनके बारे में कुछ बात की जाए, देव साहब 26 सितंबर 1923 को जन्मे थे श्रोताओं। जी, और वो जगह थी शकरगढ़, तहसील गुरदासपुर, पंजाब, और इनका मूल नाम था धर्मदेव आनंद। एडवोकेट पिशोरीमल आनंद के 4 बेटों में से एक थे देवानंद साहब, और इनका नंबर था तीसरा। सबसे बड़े भाई थे मनमोहन आनंद, फिर चेतन आनंद, फिर देवानंद, और फिर विजय आनंद। विजय आनंद को हम गोल्डी आनंद के नाम से भी जानते हैं। और उनकी एक बहन शील कांता कपूर। उनके बेटे शेखर कपूर साहब को हम सब जानते हैं मशहूर निर्माता, निर्देशक के रूप में। तो इस तरह से देवानंद साहब के वो हुए भांजे, यानी शेखर कपूर जी हुए देवानंद जी के भांजे। जी, देवानंद साहब की स्कूली पढ़ाई जो है वो डलहौजी में हुई। फिर वो कॉलेज ज्वाइन करने के लिए धर्मशाला आ गए, और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करने के लिए लाहौर चले गए। जी, और इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया था उन्होंने। वो नफासत उनमें जो आई और अंग्रेजी जो एक स्टाइल आया, वो शायद इस इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने की वजह से आया। जी, कहा जाता है ग्रेगरी पैक से वो बहुत प्रेरित थे। जी हाँ, और देवानंद साहब ने बाद में जब मुंबई में अपना करियर शुरू किया तो वो वक्त 1940 की शुरुआत। जी हाँ, और उन्होंने मुंबई के चर्च गेट में मिलिट्री सेंसस ऑफिस में नौकरी कर ली। जी हाँ, और मुझे याद है एक मशहूर पत्रिका है रीडर्स डाइजेस्ट। जी जी, इसमें देवानंद साहब ने अपना अनुभव लिखा था कि उस वक्त खतों को उन्हें पढ़ करके तय करना होता है कि इस पत्र को आगे जाने दिया जाए या नहीं। अच्छा। और उसमें जो पारिवारिक संबंधों पर आधारित बातचीत पढ़ने को मिलती थी, या जो किस्से उन्हें पढ़ने को मिलते थे, उससे वो बहुत अधिक प्रभावित हुए और कहानियां उनके मन में जन्म लेने लगी। और देवानंद साहब ने अपने शुरुआती दौर में, जैसा कि कहा, कि पत्र छांटने का काम करते थे। बाद में वे इप्टा से भी जुड़े, और उसके लिए उनकी प्रेरणा रहे उनके बड़े भाई साहब यानी चेतन आनंद जी, जो खुद एक महान निर्माता, निर्देशक रहे। और चेतन आनंद साहब के असर से उन पर जाहिर है कि अभिनय से उनका जुड़ाव रहा, और सबसे ज्यादा वो प्रभावित रहे अशोक कुमार जी से। जी हाँ, और ये एक किस्सा भी बताया जाता है मनीषा जी की प्रभात फिल्म स्टूडियो के बाबूराव पै साहब थे। उन्हें मिलने के लिए जब देवानंद साहब आए तो उनके व्यक्तित्व को देखकर इतने प्रभावित हुए, उनका कॉन्फिडेंस, उनका तरीका बात करने का और मुस्कुराने का, क्या बात है, कि उन्होंने तय कर लिया कि इस बंदे को हीरो बनाना ही है। और हम सबके दिलों पे राज करने वाले देव साहब हीरो बन गए। और क्या हुआ, 1946 में एक फिल्म आई हम एक हैं, और इसमें उनकी ऑपोजिट थी कमला कोटनिस जी। श्रोताओ, इसी दौरान क्या हुआ कि
पुणे में शूटिंग चल रही थी और वहां उनकी दोस्ती हो गई गुरुदत्त साहब से। गुरुदत्त साहब के साथ उन्होंने एक, जिसको कहते हैं ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। आपस में ये तय हुआ कि अगर गुरुदत्त साहब कोई फिल्म बनाएंगे तो देव साहब को मौका मिलेगा, और अगर देव साहब कोई फिल्म प्रोड्यूस करेंगे तो गुरुदत्त जी रहेंगे। तो इस तरह से दोनों ने एक दूसरे के साथ ये एक अंडरस्टैंडिंग सोची और ऐसा हुआ भी। श्रोता, शुरुआती जो फिल्में थी ना देव साहब की, वो सब विमेन ओरिएंटेड जो फिल्में थी वो रही। नायिका प्रधान ये फिल्में थी, विद्या, जीत, शायर, अफसर और सनम। और इन तमाम सारी फिल्मों में उनके साथ लीड रोल में सुरैया जी हुआ करती थी। और ये जो जोड़ी थी देव साहब की और सुरैया जी की, ये भी बहुत मशहूर हुई। बहुत सारी बातें हैं, क्या करें और क्या छोड़ें। एक फिल्म हमें याद आती है 1948 यानी 1948 में आई थी फिल्म जिद्दी, जिसमें उनके ऑपोजिट थी कामिनी कौशल जी। और एक गीत है इस फिल्म का, जिद्दी का, जो उन पर फिल्माया गया, जो पहला डुएट लता जी और किशोर जी का भी था जी। वो गीत था ये कौन आया। आंखों में रंगी बहारें लिए, होठों पे अमृत की धारें लिए, आंखों में रंगी बहारें लिए, होठें लिए, लूट लिया किसने ये दिल का करार, मेरे दिल का करार। ओ तन मन में छाया है प्यार, ओ कौन आया। इसी फिल्म में किशोर कुमार का भी बहुत मशहूर गीत था, मरने की दुआएं क्यों मांगू। वाह वाह, है ना। तो श्रोताओ, देव साहब की ये जो अभिनय यात्रा है, इसके बारे में हम और क्या बात करें। मुझे लगता है कि हमारे पिटारे को एक बार फिर हम खोलते हैं और अपने श्रोताओं को देव साहब की वो रिकॉर्डिंग सुनवाते हैं जो हमने बहुत संभाल कर रखी है। आज हम देव साहब को याद करते हैं। जन्मदिन 26 सितंबर, प्रोग्राम है हमारा विविधा, जिसमें आप सुनेंगे उनकी आवाज। ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना, हो निगाहें मस्ताना। मैंने यूरोप, अमेरिका, रशिया, फार ईस्ट, इन सब जगहों के कई बार दौरे किए हैं। वहाँ के लोगों से मिला हूँ, उनके काम करने, फिल्में बनाने के तरीकों का करीब से स्टडी किया है। वहाँ के काफी कलाकारों, लेखकों, डायरेक्टरों और फिल्म बनाने वालों से मेरी वाकफियत है, जान पहचान है। आपको याद होगा नोबेल प्राइज विनर लेखिका स्वर्गीय पर्ल बक के साथ मिलकर मैंने गाइड फिल्म बनाई थी। गाइड हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनी थी। अंग्रेजी फिल्म इंटरनेशनल मार्केट के लिए और हिंदी फिल्म अपनी हिंदी जनता के लिए। गाइड फिल्म का अंग्रेजी वर्जन एक अमेरिकन डायरेक्टर ने तैयार किया, लेकिन मुझे उससे तसल्ली नहीं हुई। मैंने उसे हिंदी में डब करने की बजाय फिर से बनवाया। हालांकि उस पर खर्च बहुत पड़ा, लेकिन खर्च तो पैसा होता है फिल्म बनाने में, बेशुमार पैसा जाता है, खासकर जब कहानी का फैलाव या कैनवस बड़ा हो। गाइड को फिल्माने में भी बहुत पूंजी खर्च हुई, लेकिन मैंने बहुत से सबक भी सीखे। मैंने महसूस किया कि अगर आपको अपने ख्यालात, अपने आइडियाज पर्दे पर लाने हैं तो आपको लेखक भी होना चाहिए और डायरेक्टर भी। आपका नजरिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी विचारधारा में जब ही रहेगा जब आप खुद अपने ही जरिए उस नजरिए को दुनिया के सामने लाएं। इसलिए जरूरी हो जाता है सालों के एक्सपीरियंस के बाद, अगर किसी आर्टिस्ट में काबिलियत और इमेजिनेशन और स्टडी और सोचने का मादा हो, कि वो खुद लिखे और खुद डायरेक्ट करे, अगर उसे नए नए ढंग की फिल्में बनानी है तो। इसीलिए मैंने भी डायरेक्शन शुरू कर दी और सबसे पहली फिल्म जो मैंने डायरेक्ट की उसका नाम था प्रेम पुजारी। उसके बाद मैंने एक फिल्म बनाई हरे राम हरे कृष्ण,
जिसे मैंने खटमंडू में शूट किया और जिसे फिल्माने में भी मुझे बहुत ही मजा आया। उसके बाद मैंने एक और फिल्म बनाई, हीरा पन्ना। लेकिन इस मुलाकात में आपको अभी एक प्रेम पुजारी का गाना सुनाता हूँ। हिमालय ऐसा पानी, यही वो ज़मीन जिसकी दुनिया दीवानी। कहाँ रे हिमालय ऐसा, कहाँ ऐसा पानी, यही वो ज़मीन जिसकी दुनिया दीवानी। सुंदरी ना कोई जैसी ठहरती हमारी, देव की पुजारी। देव की पुजारी हम हैं, रस के भिखारी हम हैं, प्रेम के पुजारी। मैंने कितनी फिल्मों में काम किया मुझे कुछ याद नहीं, इसलिए कि काम में इतना मशगूल रहता हूँ कि पिछला सारा टटोल का खोज निकालने में वक्त जाता है और काम रुक जाता है। आगे की रफ्तार तेज है और रुककर पीछे मुड़कर गुजरे हुए माइलस्टोन्स को क्यों गिना जाए? गिनेंगे जब सांस लेने के लिए थोड़ा दम लेना होगा। लेकिन अपनी कंपनी में नवकेतन के झंडे तले मैंने कोई 25 फिल्में बनाई और अभी बहुत सी फिल्में और बनानी है। बहुत से आइडियाज हैं मेरे दिमाग में, न जाने कितनी कामयाबियों का जश्न मनाए बिना और नाकामयाबियों का मातम किए बिना आगे बढ़ता हूं। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ा, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। क्या बात है मनीषा जी, देवानंद साहब की ये जो रिकॉर्डिंग हम सुन रहे थे, इसके आखिरी हिस्से में जो गीत बजा, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिल्म हम दोनों का गाना। उन्होंने तो जिंदगी का साथ निभाया भी और जिंदगी ने भी बखूबी उनका साथ निभाया। अपनी शर्तों पर उन्होंने काम किया और अपनी एक खास जगह बनाई। नवकीर्तन इंटरनेशनल फिल्म्स के बैनर तले न जाने कितनी फिल्में और भी आपके जहन में कौंध रही होंगी। ऐसे महान कलाकार को आज हम याद कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम में। और अब जैन जी सुनते हैं एक गीत, गुपचुप। और ये जो गीत है ना, इसमें फिर एक बार चांद से कुछ इसरार किया है। क्या इसरार किया, इसको सुने और हमारे श्रोता अंदाजा लगाएं कि हम अगली बात किसकी करने वाले हैं। गुपचुप गुपचुप प्यार करें, चुप चुप आंखें चार करें, गुपचुप गुपचुप प्यार करें, चुप चुप आंखें चार करें।
नाके मुक्के चुनकले, नाके मुक्के चुनकले, टम गले गो टम गले। जान मुसाफिर रात के, जान मुसाफिर रात के, क्यों सुने हमारी बातें। तूने तो देखी होंगी ऐसी कितनी ही रातें। छुप जा रे जा, छुप जा, तेरी मिन्नत का बार करे, या गुप चुप प्यार करे, छुप छुप आँखें चार करे, गुप चुप प्यार करे। ये बहुत ही रोमांटिक गीत, फिल्म सजा का, आवाज संध्या मुखर्जी और हेमंत कुमार की। क्या बात है, हेमंत कुमार साहब की आवाज में गीत सुने तो देव साहब की याद आ जाती है, देव साहब को याद करें, उनकी किसी फिल्म का गीत याद करें तो हेमंत कुमार की याद आ जाती है। और ये एक विचित्र संयोग भी है कि 26 सितंबर देव साहब का जन्मदिन है और हेमंत कुमार मुखोपाध्याय यानी हमारे हेमंत दा का स्मृति दिवस भी। हेमंत दा 26 सितंबर 1989 को हम सबको अलविदा कहकर चले गए, लेकिन हेमंत दा की आवाज आज भी हम सबको प्राणवान किए रहती है। जी मनीषा जी, हेमंत दा के बारे में अपने श्रोताओं को हम बताएं कि वाराणसी में उनका जन्म हुआ था 16 जून 1920 को। फिर ये परिवार कलकत्ता आ गया और वहीं उनकी स्कूली पढ़ाई लिखाई हुई, कॉलेज की पढ़ाई हुई। और बंगाल के एक गायक थे सुभाष मुखोपाध्याय जो हेमंत दा के बहुत अच्छे दोस्त बचपन के साथ ही इसके अलावा थे संतोष कुमार घोष जो कविताएं लिखते थे, और हेमंत कुमार मुखर्जी जिन्हें हम हेमंत दा कहते हैं, वे शॉर्ट स्टोरीज यानी लघु कहानियां लिखा करते थे। और श्रोताओ, बंगाल में आनंद बाजार पत्रिका की एक मैगजीन है देश, जिसने उनकी कहानियां छपी भी। मनीषा जी, उनके पिताजी चाहते थे कि वो इंजीनियर बने और इसके लिए जादवपुर यूनिवर्सिटी के बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में उन्होंने दाखिला तो लिया था, मगर वो पढ़ाई उन्होंने छोड़ दी। कैसे कर पाते पढ़ाई इंजीनियरिंग की जब वो बनना चाहते थे एक संगीतकार, एक गायक, बल्कि गायक ज्यादा। और हम सब जानते हैं कि श्रद्धेय पंकज मलिक का स्वर गूंजा करता था और उनसे लगभग सभी गायक बहुत प्रभावित रहे। और हेमंत दा तो पंकज मलिक जी के गायन से इतने प्रभावित थे कि जब वो गाते थे तो लोग उन्हें छोटो पंकज यानी छोटा पंकज कह के भी बुलाया करते थे। जी, और ये 1935 की बात है। आकाशवाणी के लिए, ऑल इंडिया रेडियो के लिए हेमंत दा ने पहला गाना रिकॉर्ड किया था और ये गीत था आमार गाने ते एले 90 रुपए चिरंतुनी। हेमंत दा के मेंटर यानी उनके गुरु थे शैलेश दत्तगुप्त, और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि पंकज मलिक जी का असर उन पर बहुत ज्यादा था। श्रोताओ, फणिभूषण बैनर्जी जो स्वयं फयाज खान साहब के शिष्य थे, उनसे हेमंत दा ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली। और इनका जो पहला हिंदी रिकॉर्ड ग्रामोफोन कंपनी इंडिया कोलंबिया के नाम से निकला था, इसमें दो बहुत मशहूर गीत हैं। आइए इन दोनों गीतों की झलक सुनते हैं। कितना दुख बुलाया तुमने प्यारे, मेरे जख्मे दिल पे रख कर अपना कोमल हाथ, मेरे जख्मे दिल पे रख कर अपना कोमल हाथ, प्रीतम क्यों घबराए हो, प्रीतम क्यों घबराए हो, बस पूछ के इतने बात, सब दर्द मिटाया तुमने प्यारे, सब दर्द मिटाया तुमने प्यारे। ओ प्रीत निभाने वाली मुझे खबर है, तू भूले
गले से मेरे प्रेम की माला देगी उतार। मेरी आशाओं के बस्ते को मिटाएगी तू, मेरी आशाओं के बस्ते को मिटाएगी तू। दिल मेरा लूट के एक दिन चली जाएगी तू। कमल दास गुप्ता जैसे महान संगीत निर्देशक और फयाज हाशमी के वो अमर गीत हम कैसे भूल सकते हैं। अब हेमंत दा के गाए कुछ बेहद लोकप्रिय गीत हैं, कुछ गजलें भी हैं जो हमारे श्रोताओं को हम सुनवाना चाहते हैं। एक कार्यक्रम में तमाम सारे गीत और उन गजलों का समावेश करना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, एक गुलदस्ता जरूर उन यादों का महकता हुआ हम आज आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आंचल से क्यों बार लिया मुझ परदेसी का प्यार, आंचल से क्यों बार लिया मुझ परदेसी का प्यार। जाने वाले से रुकने की, जाने वाले से रुकने की आशा है बेकार। आंचल से क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार। भला था कितना अपना बचपन, भला था कितना, भला था कितना अपना बचपन, भला था कितना। दिन भर तू पेड़ों के तले रहती थी पसारी आंचल, दिन भर तू पेड़ों के तले रहती थी पसारी आंचल। और मैं डालों से फेंका करता था तोड़ के फल, और मैं डालों से फेंका करता था तोड़ के फल। माली था बस हमारा दुश्मन अपना बचपन, भला था कितना, भला था कितना अपना बचपन, भला था कितना। मुसीबतों को बुला रहा हूँ, बुला रहा हूँ, मुसीबतों को बुला रहा हूँ, बुला रहा हूँ। ये दिल तो मुझको मिटा चुका है, आज मैं दिल को मिटा रहा हूँ। जहाँ हंसी थी वहाँ तो रोया, वहाँ तो रोया। जहाँ खुशी थी वहाँ तो तड़पा, वहाँ तो तड़पा। जहाँ पे सारी दुनिया रोती, जहाँ पे सारी दुनिया रोती, वहीं मैं अब मुस्कुरा रहा हूँ। क्या क़यामत है कि बरसात में घर जलता है, क्या क़यामत है कि बरसात में घर जलता है, अश्क आँखों से रवा।
ये जो इन गीतों की झलक अभी आपने सुनी श्रोताओं, अगर आप शाम को विविध भारती सुनते हो तो हमारी कोशिश रहती है कि 6:30 से 7 के बीच जो हमारा प्रोग्राम होता है उसमें भी हम इन तमाम मीठे मधुर गीतों को आपको सुनवाएं। और अब हेमंतदा की आवाज हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। जो रिकॉर्डिंग हमारे पास है वो बहुत खास है, आइए सुनते हैं। कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना कुछ भी नहीं। लता जी के बारे में कहा जाता है कि लता हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक वरदान है। मैं भी मानता हूँ वरदान ही है। मैं जब पहले बॉम्बे आया आनंद मठ के संगीत बनाने के लिए, तो वंदे मातरम संगीत जब ट्यून कर लिया तो मैं बोला फिल्मिस्तान को कि मुझे लता चाहिए। तो लता से हमारा कोई इंट्रोडक्शन कुछ नहीं था। मैं सीधा पहुंच गया लता के घर में। लता बोला मैं जरूर गाऊंगी, और जरूर गाऊंगी नहीं, रिहर्सल बहुत दिया। और गाना जिस दिन रिकॉर्ड हुआ उस दिन उसका दूसरा रिकॉर्डिंग था। मुझे याद है कि 21 टेक्स 21 टेक मैंने किया था। तो मैं डर रहा था। लता ने कहा दादा अब डरिए मत, आपका गाना गा के मैं जाऊंगी। हमेशा लता का क्या है, मैंने देखा कि कोई नए म्यूजिक डायरेक्टर जब भी आता है ना तो उसके लिए वो बहुत कोऑपरेट करती है। वंदे मातरम 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 वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शितलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। स्वर्गीय गुरुदत्त अपनी फिल्मों के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। लेकिन गुरुदत्त का क्या था कि वो उसके फिल्म के लिए जिसको चाहिए उसी को लेते हैं। कोई दोस्ती वो बिलीव नहीं करते थे अपने कामों में। वो जैसे हम लोग कहते रूथलेस, किसी को लिया भी पसंद नहीं हुआ, हमेशा जितना भी दोस्त हो वो कैंसिल करते थे। तो जो पहले मुझे बोला गुरु पिक्चर बनाओगे, मैं नहीं, तुम हमको लेके फिर तुम निकाल दोगे, ये मुश्किल हो जाएगा। तो एक बार बोला था कि देखो तुमको हम लेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं। तो जब वो साहब बीबी और गुलाम बना रहे थे मुझे बुलाया। मैं गुरु को कहा देखो गुरु गड़बड़ मत करना, तुम एक गाना रिकॉर्ड करोगे फिर बोलोगे अच्छा नहीं लगता है। बोले नहीं, ये फिल्मों के लिए तुम्हें मैंने इसीलिए चुना कि तुम ही ये कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। ये सब्जेक्ट बंगाल का सब्जेक्ट है और तुम इसको सबसे अच्छा म्यूजिक दे सकते हो। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। मेरे सपने अधूरे हुए नहीं पूरे, आग लगी जीवन में। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में।
मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। कुछ कहते कुछ सुनते, क्यों चले गए दिल को बसते। मेरी दुनिया हुई सूनी, बुझा आस का दीपक जल के। छाया रे अंधेरा मेरी अखियों में, मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। तुम पिया याद तुम्हारी मेरे संग है। तुम्हें कैसे ये बताऊं, मेरी प्रीत का निराला एक रंग है। लगा हो ये नेहा जैसे बचपन में, मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। मेरे सपने अधूरे हुए नहीं पूरे, आग लगी जीवन में। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। उस जमाने में क्या था, मैं चाहता था कि मैं कलकत्ता वापस जाऊं। मैं कलकत्ता से आया था बॉम्बे में इन 1951 आनंद मठ का म्यूजिक के लिए, और दिल नहीं लगता था इधर। लेकिन एस मुखर्जी ने कहा कि तुम्हें एक फिल्म हिट जब तक नहीं दोगे तब तक नहीं छोड़ूंगा। तो उसके बाद और 2 पिक्चर बनाया। उसके बाद आया नागिन। नागिन में जो सबसे मशहूर चीज है बीन, तो वो जो बीन मैंने सोचा कि कैसे बीन इस्तेमाल करूं, तो वो जो बीन बजाने वाले सपेरे होते हैं ना, वो ऑर्केस्ट्रा के साथ मिलना बहुत मुश्किल है, और 2-3 नोट बजाते हैं। तो उस जमाने में कोई एक पिक्चर बनी थी नाग पंचमी, मैंने सुना कल्याण जी आनंद जी अभी जो मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर है, उस टाइम में हारमोनियम और क्लेवियोलाइन एक इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। मैं कल्याण जी को बुलाया, तो क्लेवियोलाइन जो इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक में एक के एक नोट प्रेस करने के बाद दूसरा नोट में वो गैप होता है, और बीन क्या है, ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट। तो मैं सोचा क्या करूं, तो मैं हारमोनियम मिक्स किया, हारमोनियम और क्लेवियोलाइन मिला के बीन बनाया। और वो पहले जैसे सभी वो कै एक ही ट्यून बजाते थे, तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बोला कि बदलो। मैंने कहा देखिए, गाना आप 10 दफा कीजिए, लेकिन हमारा फीलिंग है कि ये जो एक ही जो मोनोटोनस ट्यून है यही सबसे अच्छा लगेगा। और भगवान की दुआ से वो बहुत ही काबिल हो गया। डायरेक्टर कल्याण जी हमारा बहुत पुराना दोस्त है। एक किस्सा मुझे याद आया, बड़े मजे की बात। कल्याण जी नागिन के बाद बहुत प्रोग्राम करते थे, वो बीन लेके और ट्रुप लेके। तो एक वो नागपुर के अंदर कोई गांव में चले गए और उधर 20-30 हजार लोग बैठे हैं और बीन सुनेंगे, ये तो शोर मचा। कल्याण जी तो अपना क्लेवियोलाइन सजा के
बैठे, बजाना शुरू किया, शोर मची, कल्याण जी घबरा गए, बोले बात क्या है? तो कुछ समझ में नहीं आया। बाद में ये पता चला, वो लोग कहते हैं गांव वाले कि बीन तो ऐसा नहीं बजता, बीन तो ऐसा बजता है, मुंह से बजाना जाता है, तो आप हाथ से क्या बजा रहे हैं? तो फिर उसको बोलना पड़ा कि जो आपने नागिन में देखा सुना वो क्या है, वो ऐसे ही बजाया। फिर माने मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरिया। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरिया। मधुर मधुर सपनों में देखी मैंने राह नवेली, तोड़ चली मैं लाज का पहरा, जाने कहाँ अकेली चली मैं, जाने कहाँ अकेली। रस घोले धुनी बोले, जैसे ठंडी पड़े फुहार रे, कौन बजाए बांसुरिया। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरिया। 1964 में मुझे मौका मिला वेस्ट इंडीज जाने का। उधर से निमंत्रण आया और मैं भी तैयार हो गया। वेस्ट इंडीज में जमैका, त्रिनिदाद, सूरीनाम, ब्रिटिश गायना इत्यादि छोटे छोटे द्वीप होते हैं, और उधर हम लोग जिसको इंडियंस कहते हैं, भारतीय बहुत है, वो जो इंडियंस हैं वो 18th सेंचुरी वैसा कुछ होगा, उधर से पहुंचा था आके, और वो लोग नाम इंडियन है लेकिन भाषा नहीं बोल सकता। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि जमैका, त्रिनिदाद में अंग्रेजी बोलते हैं, ब्रिटिश गायना में अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन सूरीनाम जो जगह है ना, वो डच गायना है, वो बिहारी हिंदी बोलते हैं और डच बोलते हैं। तो हमारा जो एक्सपीरियंस हुआ, एक तो जो रिसेप्शन और ये और वो, जैसा कि कहाँ से कितने बड़े आदमी आ गए, मैं तो ताज्जुब हो गया था, अच्छा भी लगा था। और एक छोटी छोटी जो इंसिडेंट मुझे याद है कि कोई आके कहा कि ये लिबास आपने जो पहनते हैं हम लोग देखा ही नहीं, ऐसा इंडियन भारतीय देखा नहीं। और बच्चा और कोई आदमी बहुत से ऐसे आए जो कहते हैं कि आप हमको इजाजत देंगे आपको छू लें। पर क्यों? हम लोग भारतीय हैं, भारत को कभी देखा नहीं, फिर आपको छूने से हमको लगेगा कि अपना देश का एक आदमी को छुआ और भारत को देखा। ऐसा कोई फीलिंग, मुझे तो रोना आ गया था ये सब सुन के। तो मैं पहला आर्टिस्ट, जो कोई नहीं जाता था उधर, मैं पहला आर्टिस्ट गया था, जिसलिए इतना इज्जत और रिसेप्शन मुझे मिला। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय होने का गौरव मुझे उस दिन मालूम हुआ था। सच्चाई तो ये है कि मुझे भारतीय होने का अभिमान है। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाओ। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाओ। रात कारी दिन उजियारा, मिल गए दोनों साए। रात कारी दिन उजियारा, मिल गए दोनों साए। साँझ न देखो रंग रूप के, कैसे भेद मिटाए रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाओ रे। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे
छाओ कांच कोई माटी कोई रंग बिरंगे प्याले कांच कोई माटी कोई रंग बिरंगे प्याले प्यास लगे तो एक बराबर जिसमें पानी डाले रे लहराए पानी में जैसे धूप छाओ रे गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे लहराए पानी में जैसे धूप छाओ। महान संगीतकार और गायक हेमंत कुमार की ये रिकॉर्डिंग विविध भारती के खजाने को समृद्ध करती है और इस रिकॉर्डिंग को हमने आपको आज फिर सुनाया। श्रोताओ, हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अब एक ऐसी आवाज का जिक्र जो फिजाओं में गूंज रही है अब तक। मनीषा जी, इस मधुर आवाज को कौन नहीं जानता, कौन नहीं मानता है। जी हाँ श्रोताओ, 27 सितंबर 2008 को हम सबको अलविदा कहकर चले गए थे पार्श्व गायक महेंद्र कपूर जी। 9 जनवरी 1934 को अमृतसर में महेंद्र कपूर साहब का जन्म हुआ था और ये परिवार बाद में मुंबई आ गया। जी हाँ, और पंडित हुस्नलाल, पंडित जगन्नाथ बुआ, उस्ताद नियाज अहमद खान, उस्ताद अब्दुल रहमान खान और पंडित तुलसीदास शर्मा कपूर जैसे गुरुओं से तालीम पाकर महेंद्र कपूर साहब समृद्ध हुए थे। जी हाँ, और महेंद्र कपूर जी की आवाज में देशभक्ति रचनाओं ने तो धूम मचाई ही मचाई। उनके रोमांटिक गीत भी बहुत बहुत लोकप्रिय हुए और अब तक हमारे दिलों में जगह बनाई हुई है। और जहाँ तक फिल्म संगीत की बात है मनीषा जी, महेंद्र कपूर साहब रफी साहब को अपना गुरु मानते थे। जी हाँ, और बहुत असर उन पर रफी साहब का था भी। एक किस्सा बड़ा दिलचस्प है जो महेंद्र कपूर साहब ने अपने इंटरव्यू में भी जिसका जिक्र किया है। ऑल इंडिया मर्फी सिंगिंग कंपटीशन, यंग कलाकारों का, युवा कलाकारों का, उस कंपटीशन में बहुत से लोग अपीयर हुए थे और उसमें से एक थे महेंद्र कपूर जी और एक थी आरती मुखर्जी, जो दोनों फर्स्ट आए थे। आरती जी ने अपने इंटरव्यू में भी विविध भारती को इस बारे में बताया था। तो महेंद्र कपूर जी भी इसी कंपटीशन में फर्स्ट आए थे और उस जमाने में बहुत सी यादें हैं जो आप खुद इस रिकॉर्डिंग में हम आपको जो सुनवाने वाले हैं उसमें सुनेंगे। लेकिन एक बात हम आपसे साझा करना चाहते हैं कि हुआ क्या था। उस कंपटीशन को जीतने के बाद इन्हें फिल्म नवरंग के गीत गाने का अवसर मिला और वो गीत था आधा है चंद्रमा रात आधी। इस गीत की रिकॉर्डिंग हो गई। इसी दौरान 1958 की बात है, फिल्म सोहनी महिवाल का गीत चांद छुपा और तारे डूबे नौशाद साहब ने महेंद्र कपूर से गवाया और सोहनी महिवाल पहले रिलीज हुई, है ना? जी हाँ, यानी फिल्म नवरंग का गाना पहले रिकॉर्ड हुआ, लेकिन जो गाना सबसे पहले पर्दे पर सुना श्रोताओं ने वो था फिल्म सोहनी महिवाल का गीत। और वो गीत बहुत मशहूर हुआ। उसमें उनकी रेंज देखते ही बनती है। श्रोताओ, ऐसे गायक महेंद्र कपूर जी की रिकॉर्डिंग हमारे पास है। आज हम उनको याद करते हैं और उस रिकॉर्डिंग के संपादित अंश सुनते हैं जो विविध भारती के साथ उन्होंने अपनी खास मुलाकात में हमसे बांटी थी, हमसे शेयर की थी, उनसे बातचीत की ममता सिंह ने। आइए सुनते हैं उस कार्यक्रम के संपादित अंश। बचपन मेरा म्यूजिकली था क्योंकि वो गिफ्ट मुझे मेरी मदर से मिली थी। मेरी मदर खुद बड़ा अच्छा गाती थी, उनकी बहुत अच्छी आवाज़ थी, नॉट प्रोफेशनल लेकिन एज एन एमेच्योर। और मेरे बड़े भाई साहब को भी बहुत शौक था म्यूजिक का। हम लोग जब छोटे थे नूरजहां जी का गाने गाया करते थे जी। गाने का शौक मुझे बचपन से ही था। प्रिपरेटरी में मुझे दाखिल किया फादर ने, तो वहाँ टीचर ने, मुझे अभी तक याद है,
कहा कभी कोई बच्चा गा सकता है या पोइट्री रिसाइट कर सकता है तो कम ऑन द प्लेटफॉर्म। मैं सेंट जेवियर स्कूल का पढ़ा हूँ, तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो गया। अब मैं बच्चा अबाउट आई थिंक 5 साल का होऊंगा, है जी। प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर मैंने गाना गाना शुरू कर दिया। तो टीचर ने बच्चों को सबको इशारे किए कि तालियां बजाओ साथ में। सबने तालियां बजानी शुरू कर दी। उसके बाद हमेशा जब भी फंक्शन होते थे तो मेरे दोस्त सब जो बन गए थे सब यही कहा करते थे, वी वांट कपूर, वी वांट कपूर। आगे बढ़ने से पहले कोई बचपन का ही गाना सुन लिया जाए। बचपन का गाना मैं सुना देता हूँ, वो जो मैंने प्रिपरेटरी में गाया था। ओ मार कटारी मर जाना के अखियां किसी से मिलाना ना, ओ मिलाना ना, मार कटारी मर जाना, मार कटारी मर जाना, मार कटारी मर जाना, वे अखियां किसी से मिलाना ना, ओ मिलाना ना, मार कटारी मर जाना, वे अखियां किसी से मिलाना ना, ओ मिलाना ना, मार कटारी मर जाना, वे अखियां किसी से मिलाना ना, ओ मिलाना ना। अब स्कूल में भी मशहूर हो गया। मैं कागज पे लिखूं मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी, तो लड़कों को पता चल गया कि ये मोहम्मद रफ़ी का फैन है। तो एक दोस्त है मेरे ने, जैसे स्कूल छूटा मुझे कहता है, कपूर तेरा रफ़ी कहाँ रहता है मुझे मालूम है। तो मैं उसको पकड़ लिया, मैंने कहा मुझे बता कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भिंडी बाजार रहते हैं और किताब मंजिल नाम है, 2nd फ्लोर पे रहते हैं, उनके मकान के सामने मस्जिद है। तो मेरा ड्राइवर मुसलमान था मोहम्मद, तो घर जाने के बजाय मैंने मोहम्मद से कहा, मैं कहा मोहम्मद तू चल उधर भिंडी बाजार। उन्होंने कहा बाबा उधर क्या करना जाकर, उन दिनों राइट्स हुआ करती थी। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, ओ भाऊजी मारेंगे मुझे। अरे मैंने कहा नहीं मारेंगे, तू चल। मैं ले गया उसे। ऊपर जाने से पहले मैंने कहा बताना नहीं कि मुझे गाने का शौक है, यही बताना कि इसके बड़े भाई को शौक है जी। तो उसने कहा अच्छा। ओ हम लोग दूसरी मंजिल पे पहुंचे तो बाहर लिखा हुआ था मोहम्मद रफ़ी उर्दू में, प्लेबैक सिंगर। तो अंदर किसी के गाने की आवाज आ रही थी, मुंह धो रहे थे। तो हमने बेल बजाई तो रफ़ी साहब बाहर आ गए, बनियान पहनी हुई और तहमत पहनी हुई, हंसते हंसते। उन्होंने कहा आइए। तो मोहम्मद मेरे ड्राइवर ने कहा जी ये मेरे सेठ का लड़का है और इसके बड़े भाई को गाने का शौक है तो वो मिलना चाहता है आपसे। तो उन्होंने कहा अच्छा आप कहाँ से हैं? मैंने कहा जी मैं पंजाब से हूँ। अरे बोले पंजाब से, कहाँ से? मैं कहा जी मैं अमृतसर से हूँ। अरे बोले मैं भी अमृतसर का हूँ। आज तक पंजाबी हो? मैं कहा हाँ जी। कहा ऐसे करो आप लोग बड़े भाई साहब को ले आओ, पिताजी को जरूर लाना संडे के दिन, हैं? तो फिर बात करेंगे। हम लोग आ गए वापस संडे के दिन। मैंने सबको सुनाया घर पे, सब एक्साइटेड हो गए कि मोहम्मद रफ़ी को मिला है ये। मेरे पिताजी भी, उनको भी बड़ा शौक था। तो मैं, मेरे बड़े भाई साहब और पिताजी हम लोग गए वहाँ रफ़ी साहब के यहाँ। वहाँ गए और उनके बड़े भाई साहब का नाम था हमीद भाई। तो उन्होंने कहा कि बाबूजी आपने बहुत अच्छा किया आप आ गए, वरना यहाँ कई लड़के आते हैं, बच्चे आते हैं अपना घर बार छोड़कर और फिर इल्जाम हम लोगों पर आता है। ये पहली बार आप आए हैं, पेरेंट्स आए हैं साथ में। तो रफ़ी जितना जानता है जरूर सिखाएगा इनको, मेरे बड़े भाई साहब को जी। तो इतनी देर में उन्होंने कहा रफ़ी वो हारमोनियम निकाल। तो एकदम मैं उठा हारमोनियम निकालने के लिए और रफ़ी साहब ने चटाई बिछाई। तो हमीद भाई बड़े होशियार थे, उन्होंने कहा ठहरो ठहरो 1 मिनट, बाबूजी सच्ची बताना गाना किसने सीखना है, ये बड़े ने सीखना है या छोटे ने, किसको शौक है? उन्होंने कहा जी वो छोटे ने सीखना है। तो मैं समझ गया था ये उस्ताद को इसने तकलीफ नहीं दी हारमोनियम उठाने की, ये खुद हारमोनियम उठा के लाया। तो रफ़ी साहब ने फिर मुझे सुना, फिर उन्होंने खुद गाया, फिर वो प्यार बढ़ता गया। फिर रफ़ी साहब ने मुझे गाइड किया। तो उन्होंने कहा कि तू कहाँ तक मेरे गाने गाएगा महेंद्र, तू बेटा क्लासिकल सीख। फिर मैंने क्लासिकल सीखना शुरू कर दिया जी। और वैसे ही खयाम साहब के साथ प्यार था मेरा बचपन से ही, है जी। कराती तो कुदरत है, भगवान कराता है जी।
तो खयाम साहब ने मुझे सबसे पहले मौलाना नियाज अहमद खान साहब वो लगवा के दिए, उनसे मैंने शुरू किया। फिर कई उस्ताद आए, कई उस्तादों से सीखा मैंने क्लासिकल। महेंद्र कपूर जी, मेट्रो मर्फी प्रतियोगिता एक हुई थी, वो तो कॉलेज जब मैं ऑलमोस्ट खत्म कर चुका था, उसमें 5 जजेस थे, अनिल विश्वास जी, सी रामचंद्र जी, वसंत देसाई जी, मदन मोहन जी और नौशाद साहब। तो ये 5 जजेस को जज करना था। अच्छा। थ्रू आउट इंडिया में से कौन सा लड़का अच्छा है या लड़की अच्छी। तो सुनते सुनते ये लोग मतलब शॉर्टलिस्ट करते गए। तो शॉर्टलिस्ट में लकीली मेरा नाम भी आ गया महाराष्ट्र से, और लड़की आरती मुखर्जी, उनका नाम आया कलकत्ता से। अच्छा, 4 लड़के और 4 लड़कियां चुनी गई। अब फाइनल्स जो थे वो मेट्रो सिनेमा में थे, वहाँ आपस में झगड़ा हो गया म्यूजिक डायरेक्टर्स का। अच्छा। वो कहें ये अच्छा है, वो कहें ये अच्छा है। तो नौशाद साहब ने कहा ऐसे करते हैं, आज शाम को महबूब स्टूडियोज इनको बुला लेते हैं। तो रिकॉर्डिस्ट कौशिक साहब थे कि भी जो कौशिक साहब डिसाइड करें वो अच्छा है, क्योंकि इनाम में हम लोगों को फिल्मी गाने मिलने थे। एक गाना मिले या एक लाइन मिले, मतलब फिल्म में काम मिलना था जी। तो उन्होंने कहा ये जो माइक्रोफोन है मेट्रो का, इसमें समझ नहीं आएगी। तो हम लोग शाम को चले गए, आगे पर्दा लगा दिया गया, कोई शक्ल नहीं देख सकता था हमारी, नाम भी नहीं बताना। आई एम नंबर 45 तो गा दिया, किसी ने आई एम नंबर 67 उसने गा दिया। तो गाना खत्म हो गए। उसके बाद कौशिक साहब ने कहा भाई ये 45 अच्छा है लड़का, और लड़कियों में ये नंबर अच्छा है। अब म्यूजिक डायरेक्टरों को मानना पड़ा कि ठीक है। तो लकीली वो मेरा नंबर था 45, मैं जीत गया। सबसे पहले मुझे गाना जो गवाया नौशाद साहब नहीं, सोहनी महिवाल, चांद छुपा तारे डूबे, रात गजब की आई, वो सुपर डुपर हिट हुआ। और 6 मिनट का गाना था, बड़ा ऊंची मतलब स्वर का था। और नौशाद साहब का बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे इस तरीके से पेश किया कि इंसान तो नर्वस हो जाता नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे नर्वस नहीं होने दिया, बड़े अच्छे तरीके से मुझे गवाया। चांद छुपा और तारे डूबे, रात गजब की आई, हुस्न चला है इश्क से मिलने, जुल्म की बदली छाई, ओ रात गजब की आई। चांद छुपा और तारे डूबे, रात गजब की आई, हुस्न चला है इश्क से मिलने, जुल्म की बदली छाई, ओ रात गजब की आई। उन्होंने मुझे कराई 6-7 दिन घर पे अपने। उन्होंने जब मुझे पहली बार बुलाया ना इस गाने के लिए, तो उन्होंने कहा महेंद्र ऐसा है बेटा, फिल्म सोहनी महिवाल है, इसके म्यूजिक पूरी ले चुका हूँ मैं, बैकग्राउंड म्यूजिक तक हो गया है, अब इसमें एक मुश्किल आता है। तो मैंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा कि इसकी सुर जो है ना वो मैं बदल नहीं सकता इस गाने की, और ये गाना बहुत ऊंचा जाएगा, तुम जा सकोगे? मैंने पैरों को हाथ लगाया, मैंने कहा जी आपके आशीर्वाद होंगे तो चले जाऊंगा पापा जी। सुर क्या है? तो उन्होंने कहा ये सफेद 3 है, इसकी मध्यम में जाना है, मध्यम तक। मैं कहा अच्छा जी कोशिश करूंगा। तो रिहर्सल होती रही। तो आखिरी दिन मैंने अगले दिन रिकॉर्डिंग के लिए जाना था, खत्म हो गई रिहर्सल घर पे। तो नौशाद साहब मुझे कहते हैं 5 मिनट रुको महेंद्र। इन्होंने नमाज पढ़ी। मुझे नहीं लगता ऐसा लायक म्यूजिक डायरेक्टर जो आर्टिस्ट को संभाले होगा कभी। नमाज पढ़ के इन्होंने कहा महेंद्र बेटा रिहर्सल तो हो गई, कल है रिकॉर्डिंग, मैंने एक चीज मांगनी है तुमसे हाथ जोड़कर। और मैं घबरा गया कि क्या मांगना है इन्होंने। मैं पापा जी क्या मांगना है, आप जो कहेंगे, तुम मेरी कल इज्जत रख देना। और मेरे तो जमीन निकल गई पैरों तले कि पापा जी क्या कह रहे हैं। टूट पड़ी है आंधी गम की हो, टूट पड़ी है आंधी गम की, आज पवन है पागल, आज पवन है पागल, कांप रही है धरती सारी, चीख रहे हैं बादल, हो चीख रहे हैं बादल। दुनिया के तूफान हजारों, हुस्न की एक तन्हाई, हुस्न चला है इश्क से मिलने, जुल्म की बदली छाई, ओ
बात गजब की। और शाह साहब बहुत खुश हुए, उन्होंने गले लगा लिया, अरे वाह मियाँ तुम तो बहुत अच्छा गाए। ये यादें हैं। अच्छा महेंद्र कपूर साहब, जब थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था मर्फी मेट्रो प्रतियोगिता की, उसमें जज के रूप में नौशाद साहब भी थे, सी रामचंद्र जी भी थे। सी रामचंद्र के साथ आपने बहुत सारे गाने गाए हैं, जैसे नौरंग फिल्म का गाना है जी, आधा है चंद्रमा, कोमल कोमल वरण। ये आशा जी के साथ मैंने पहली बार गाया जी। तो इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास बात आप बताना चाहते हैं? रिकॉर्डिंग में ममता जी, ये आधा है चंद्रमा एक्चुअली रिकॉर्ड सबसे पहले मेरे कैरियर का ये हुआ। नौशाद साहब का बाद में हुआ, लेकिन नौशाद साहब का गाना क्योंकि पिक्चर कंप्लीट थी वो पहले रिलीज हो गया। आधा है चंद्रमा के वक्त मैं गा रहा था आशा जी के साथ। अब नर्वसनेस वैसे ही कि आशा जी हैं साथ में, और उन दिनों ये लोग रिकॉर्डिंग स्टूडियो में नहीं करते थे, राजकमल, ये शूटिंग स्टूडियो में रिकॉर्ड करते थे। तो म्यूजिशियंस भी वहीं बैठते थे, सिंगर्स भी वहीं खड़े रहते थे। तो इन्होंने आधा चंद्रमा माइक्रोफोन पे रिहर्सल करवानी शुरू कर दी जी। कभी वो रिकॉर्डिस्ट मंगेश आए, नीचे ऊपर देख के फिर चले जाए, फिर दूसरा आ जाए कोई टेक्नीशियन, फिर नीचे ऊपर देख के चले जाए। अब आशा जी की आदत आपको पता है। आशा ने क्या काय वक्त सो तू मंगेश कहता काय नहीं दीदी काय नहीं। इतनी देर में अन्ना आ गए खुद। उन्होंने कहा आशा एक गायन कैंसिल करा आपण कैंसिल कर रहा। क्यों? बोला महेंद्र नर्वस आहेत। नाही अण्णा, अरे कहते याची आवाज तिकडे येतेच नाही, काय गडबड आहेत तुमचं रिकॉर्डिंग सिस्टम मध्ये, इकडे तू ऐका आमची रिहर्सल है जी। आप समझ गए ना कि इधर आप सुनिए। उन्होंने रिहर्सल सुनी तो उन्होंने बोला अरे ये तो फर्स्ट क्लास गा रहा है यार। ए मंगेश तुम अपनी पहले वायरिंग देखो। मंगेश जी फिर आ गए रिकॉर्डिस्ट, वो आए तो मेरी जो प्लग था ना माइक्रोफोन का वो लगा नहीं हुआ था माइक्रोफोन पे, वो प्लग लगा और गाना रिकॉर्ड हो गया। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। श्रोताओं, सुप्रसिद्ध गायक महेंद्र कपूर साहब की ये विशेष रिकॉर्डिंग आपको पसंद आई होगी। और अब विविधा का अंक समेटने का वक्त आ गया है जयंत जी। अगली विविधा के लिए अब हमें तैयारी भी करनी है, तो आप सभी से आज के इस अंक को समाप्त करने की इजाजत चाहती हूँ। मैं आपकी दोस्त मनीषा जैन और मैं जयंत पात्रीकर, हम दोनों का आपको नमस्कार।